आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरी ये न्यू कहानी है, देख लीजिएगा। आपकी एक व्यूज हिम्मत बढ़ा देती हैं हमारी, क्योंकि आप सुनते हो तभी हम वीडियो बनाते हैं। हर कहानी पर आप सबकी नज़र का इंतज़ार बेसब्री से रहता है, तो मिस मत कीजिएगा, ज़रूर सुनिएगा। ये थप्पड़ नूर ने उर्मी को मारा था और उस पर गुस्से से बिफरते हुए बोली, आइंदा से तमीज़ से बात करना। तुम्हारे बेशरम पति का बिस्तर गर्म करने वाली कोई सड़क छाप औरत नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहो जो चाहो कह दो। खींचकर एक थप्पड़ लगाऊंगी कि जबड़े के साथ जुबान भी हाथ में आ जाएगी। सूरत पार्टी वेन्यू वुमेन्स वॉशरूम में स्लैब से टिककर नूर खड़ी थी। उसका एक पैर आगे था जिसमें पहनी एंकलेट पर उसकी नज़र जमी थी। उसके जहन में वो पल घूम रहा था जब विलेन ने झुककर ये एंकलेट उसके पाँव में पहनाई थी और उसके पाँव को चूमा था। सोचते वक्त ही दोबारा जैसे विलेन के होठ नूर को अपने पाँव पर महसूस हुई, उसने तुरंत अपना पाँव पीछे खींच लिया। चेहरे पर अजीबोगरीब एक्सप्रेशन थे। वो खुद को सामने आईने में देखते हुए खुद से बोली, ये आदमी करना क्या चाहता है? अपनी बीवी के सामने बड़ी महफिल में मेरे सामने इस तरह झुक जाना, वो आखिर साबित क्या करना चाहता है और कितने राज छिपाए हैं इसने? तभी पीछे से आवाज़ आई, उसका मकसद भरी सभा में तुम्हें अपनी रखैल साबित करना था। नूर पीछे मुड़ी क्योंकि जानती थी ये आवाज़ किसकी है। उसने आईने में ही पीछे से देखा जहां उर्मी दीवार से लगकर खड़ी थी और नफरत वाली नज़रों से उसे घूर रही थी। नूर तिरछा मुस्कुरा दी। वो जानती थी विलेन ने उसके सामने भरी महफिल में नूर को तवज्जो दी थी, तो उर्मी का जलना तो था ही। नूर ने उसे कोई जवाब न दिया और यूं ही स्लैब से टिककर अपने पैर के एंकलेट को निहारते हुए मार्किंग टोन में बोली, क्या जमाना है जिसका पति इतना बड़ा ज्वेलरी है। उसने आज तक अपनी बीवी को अपने हाथ से बनाई एक नथ तक तोहफे में ना दी हो, मगर उसी के आदमी ने अपनी इज्जत को ताक पर रखते हुए बड़ी महफिल में घुटनों के बल बैठकर अपनी बीवी के सामने अपनी मिस्ट्रेस को ये बेशकीमती एंकलेट पहना दी। उर्मी की मुठियाँ कस गई। नूर आगे बोली, खैर ये खूबसूरत लग भी रही है मेरे पैरों में, जैसे खासकर किसी ने शिद्दत से मेरे लिए बनाया हो। वो मुस्कुरा दी। उसका इरादा उर्मी को हर्ट करना बिल्कुल नहीं था। विलेन की ये हरकत, वो भी उर्मी के सामने, उसे खुद अच्छी नहीं लगी थी, मगर उर्मी उसे मिस्ट्रेस कहने पर नूर को जवाब देना ही था। उर्मी गुस्से से उबलते हुए नफरत से बोली, जो सरेआम खुद को किसी की रखेल कह दे, उस जैसी दो कौड़ी लड़की से और कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती। नूर उसकी बात पर हंस दी। उर्मी हैरान थी, पर अगले ही पल दर्द से चीख दी। उस वॉशरूम में एक थप्पड़ की आवाज़ गूंज गई। ये थप्पड़ नूर ने उर्मी को मारा था और अब उस पर गुस्से से बिफरते हुए बोली, आइंदा से तमीज़ से बात करना। तुम्हारे बेशरम पति का बिस्तर गर्म करने वाली कोई सड़क छाप औरत नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहो जो चाहो कह दो। खींचकर एक थप्पड़ लगाऊंगी कि जबड़े के साथ जुबान भी हाथ में आ जाएगी। उर्मी लाल आंखों से हैरानी के साथ अपने गाल पर हाथ रखे नूर को देख रही थी, जो गुस्से में कांपने लगी थी। नूर ने एकदम पीछे लिया कदम और दोबारा बोली, आइंदा मुझे तुम्हारे मुंह से रखैल शब्द नहीं सुनना। गॉट इट मिसेज उर्मी दुर्लभ खुराना। उर्मी जो गुस्से से आग बबूला हो रही थी, वो नूर की ओर कदम बढ़ाकर बोली, यू ब्लडी बीच, आई वॉन्ट स्पेयर यू। उसने नूर पर हाथ उठाना चाहा कि किसी ने उसकी कलाई मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दी। उर्मी दर्द से चीखी। उसकी नज़रें सामने आईने पर गई जहां उसे अपने पीछे विलेन खड़ा दिखाई दिया। उसके चेहरे पर इस वक्त मास्क नहीं था और वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। उर्मी की तो बोलती ही बंद हो गई, पर नूर उसे नफरत भरी नज़रों से देख रही थी। ये सब विलेन के कारण ही तो हो रहा था। विलेन की नज़रें नूर पर थी और वो उर्मी से बोला, क्या कर रही हो वाइफी? कहा था न तुमसे मेरी कोहिनूर बेशकीमती है, आउटडेटेड नहीं है। अब उसे पुराने तरीके से रखैल कहोगी तो थप्पड़ तो लगेगी ही ना।
नूर गुस्से से विलन को घूर रही थी, मगर उर्मी की सांसें हलक में अटक रही थी। विलन का लहजा नॉर्मल था, मगर उर्मी उसके लहजे में अपने लिए चेतावनी महसूस कर सकती थी। उसे विलन ने ऐसा कुछ करने से मना किया था, मगर वो गुस्से में कस गई। विलन ने उर्मी की कलाई थोड़ी और मरोड़ी और नूर की आंखों में देखता हुआ तिरछा मुस्कुराकर मार्किंग टोन में बोला, यू कैन कॉल हर माई मिस्ट्रेस। उर्मी की आंखें हैरत में फैल गई। नूर को भी विलन की बातों का विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा था विलन अब तो उर्मी के सामने उसकी साइड लेगा, पर विलन तो विलन है, सीधे तरीके से कोई काम करेगा कैसे। नूर ने दोबारा नफरत से नजरें फेर लीं, जिसे देख विलन मुस्कुराया, मगर उर्मी की दर्द से जान निकलती जा रही थी। विलन ने जो कहा था वो सिर्फ नूर को तंग करने के लिए था, पर वो उर्मी की गुस्ताखी इतनी जल्दी माफ़ नहीं करने वाला था। उसकी पकड़ उर्मी की कलाई पर बढ़ती ही जा रही थी। उधर बाहर दोबारा पार्टी जोरों शोरों पर थी। वो एंकलेट भले ही जा चुका था, मगर और भी ज्वेलरीज थी जिनकी नीलामी चल रही थी। एक किनारे में सारांश खड़ा था। विलन का भाई होने का असर उस पर साफ झलकता था। वो बिल्कुल विलन की ही परछाई लगता था, पर एक अलग अंदाज के साथ। वो काफ़ी हंसमुख था। मुस्कान उसके चेहरे का साथ कभी नहीं छोड़ती थी। सारांश इस वक्त किनारे में खड़ा अपने सामने खड़ी लड़की से बात कर रहा था, जो कोई और नहीं पूर्वी ही थी। पूर्वी भी दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, मगर नूर को टक्कर देने वाला इस महफिल में कोई भी नहीं था। वो दोनों कुछ बातें कर रहे थे, तभी सारांश हंसते हुए बोला, वैसे पूर्वी, तुम्हारे पतिदेव नम्रित तुम्हारे साथ रोमांस करने की जगह अब किस काम में लगा है? भाई ने उसे दोबारा बर्तन धुलवाने तो नहीं भेज दिया? हर बार गलती करके ऐसी पनिशमेंट तुम्हारे पति ही झेलता है। वो हंसा तो पूर्वी को भी उसकी बात पर हंसी आ गई। वो अपनी ड्रिंक का सिप ले हंसते हुए बोली, नहीं, अभी पनिशमेंट नहीं मिली है। फिलहाल विलन की एक ड्रग डील को हैंडल कर रहा है। आई विश इस बार कोई गलती ना करे वो, वरना हम सबको उसके हाथ की उबली सब्जी खानी पड़ेगी। वो दोनों एक बार फिर से इस बात पर हंस दिए। इधर इसी वेन्यू के एक कमरे का माहौल कुछ गर्म सा था। सामने एक चेयर पर एक आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ये कोई और नहीं, नम्रित था। सामने बैठे दो लोग, जिसका नाम रेड्डी और लाला था, वो भी गुस्से में लग रहे थे। वहाँ कोई और नहीं था, क्योंकि अक्सर डील्स के वक्त ज़रूरी लोग ही मौजूद होते थे। दरअसल जिस ड्रग की डील यहाँ होने को थी, उसमें कुछ परेशानी थी। विलन ने इस डील की जो कीमत कही थी, उससे अब रेड्डी और लाला इनकार कर रहे थे। उन्हें यह डील कम पैसे देकर पूरे करने थे। नम्रित इस चीज़ के लिए मान नहीं रहा था, जिससे वो लोग गुस्से में थे। रेड्डी अपनी जगह से उठा और कमर के पीछे हाथ लगाते हुए बोला, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ये डील साइन करोगे या नहीं? नम्रित अपनी जगह से खड़ा हुआ और बिना किसी भाव के बोला, विलन किसी को अपनी राज में एक मुफ्त की सांस नहीं देता, तो तुम्हारे घाटे का सौदा वो क्या ही मंजूर करेगा। अगर तुम्हें ये डील नहीं करनी है तो तुम जा सकते हो। और भी लोग हैं जो इस डील को तुमसे बेहतर दामों में खरीदेंगे। गुस्से से लाला खड़ा हुआ और चिल्लाया, साला विलन का कुत्ता, आज हम पर भौंकेगा, रुक तू अभी। अगले ही पल रेड्डी और लाला ने कमर से बंदूक निकालकर नम्रित पर तान दी। बचाव के लिए नम्रित ने भी अपनी गन निकाल ली। इधर वॉशरूम में विलन की बात सुन उर्मी बहुत घबरा गई थी। छूटने की कोशिश कर वो एक नई गलती नहीं करना चाहती थी। उसने सामने ही विलन को देखते हुए नज़र झुकाकर कहा, आई एम सॉरी दुर्लभ, मैं वो बोलना नहीं। पर वो दोबारा दर्द से चीखी। विलन ने उसकी बाहों को और तेज मरोड़ा और उसके कान के पास झुककर बोला, सी, तुम्हें किसने इजाज़त दी कि दुर्लभ कहने की? इट्स विलन फॉर यू राइट? उर्मी ने तुरंत हाँ में सर हिलाया। उसकी आंखों में नमी छा गई। वही नूर अपने सामने का नज़ारा देख हैरान थी। उसे विलन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। कभी वो उर्मी के मुंह से उसे मिस्ट्रेस बुलाता, तो कभी खुद उर्मी पर जुल्म करता। वही उर्मी तुरंत हाँ में सर हिलाकर बोली, हाँ हाँ, आई एम सॉरी विलन, मैं अब से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। विलन ने
अगले पल उसे खुद से दूर झटक दिया। उर्मी की आंखों से आंसू बहकर चेहरे पर आ रहे थे। उसने अपनी कलाई को सहलाया और एक नज़र विलन को देखा। विलन ने आंखों से उसे बाहर जाने का इशारा किया तो वो बिना पल गवाए उर्मी बाहर निकल गई। विलन की नज़र वॉशरूम के दरवाजे पर थी। उर्मी बाहर गई और वो सामने मुड़कर नूर को देख कुछ बोलने को हुआ। उससे पहले ही नूर ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर धकेला और गुस्से में बोली, तुम पागल पागल हो क्या? क्या करते हो, क्या बोलते हो, कुछ समझ में आता है या नहीं? या बस जो दिल ने कह दिया वो करते जाते हो? विलन उसकी हरकत पर मुस्कुराया। नूर के उसे धकेलने पर भी वो 1 इंच तक न हिला था। नूर इस वक्त गुस्से में बौखलाई थी। इस बार उसने विलन को और तेज से धकेला। विलन एकदम पीछे हुआ मगर कुछ कहा नहीं। वो अभी भी मुस्कुराए हुए किसी पागल आशिक की तरह नूर को देखे जा रहा था। मगर नूर गुस्से में बौखलाई दोबारा चिल्लाई, तुम उर्मी के सामने इस तरीके से बिहेव कर रहे थे जैसे ना जाने तुम्हारे लिए मैं कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। तुम जानते हो मुझे, हमारी कभी मुलाकात भी नहीं हुई, फिर भी तुम इस तरीके से बिहेव करते हो जैसे मेरी हर सांस पर तुम्हारा हक हो। अगले ही पल विलन ने नूर की कमर पर हाथ डाला और उसे अपने बिल्कुल करीब कर उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी सांसों पर, तुम्हारी धड़कनों पर, तुम्हारे रग रग पर हक है और आज से या कल से होने वाला कोई हक नहीं। तुम्हारी आंखों से निकला पहला आंसू भी मेरे सीने पर गिरा था। तुम्हारे रोने की आवाज़ मेरे कानों ने पहले सुनी थी। तुम्हारी धड़कन मेरी धड़कनों ने महसूस की थी। तो कहो, तुम पर तुमसे ज़्यादा हक किसका है? विलन की बात नूर को कुछ समझ नहीं आई। वो हैरानी से विलन को देख रही थी। विलन की हर बात उसे और ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। विलन की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए नूर बोली, तुम न मुझे कोई साइको लगते हो, अपनी बीवी के सामने मुझे इम्पोर्टेंस दे रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे सच में ऑब्सेस्ड हो मुझसे। ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी बरसों पुरानी मोहब्बत हूँ या तुम्हारी होने वाली बीवी। विलेन दोबारा मुस्कुरा दिया। नूर को अब विलेन की मुस्कान से भी चिढ़ हो रही थी। विलेन उसी तरह से मुस्कुराकर बोला, हाँ, तुम चाहो तो मेरी होने वाली बीवी हो सकती हो। मैं तो तुम्हें अभी भी अपनी बीवी बना सकता हूँ, एक बार आजमा कर तो देखो। विलेन के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। नूर उसे अभी भी घूर रही थी। नूर ने एक बार फिर से विलेन को खुद से दूर धकेला। उसकी आंखों में नमी आ गई थी और वो विलेन को देखते हुए रूंधी हुई आवाज़ में बोली, प्लीज़ मत करो ये सब, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये तुम्हारी बीवी है, अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से जियो। ये एंकलेट इतनी महंगी चीज़ तुमने सबके सामने मुझे दे दी। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे तुम्हारी मिस्ट्रेस या कोई गोल्ड डिगर कहकर पुकारे। मैं तुम्हारे पैसों के लिए नहीं हूँ तुम्हारे पास। कितनी बार समझाऊँ, कोई मकसद नहीं है मेरा तुमसे, प्लीज़ मुझे जाने दो। विलेन ने एक बार फिर उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने करीब किया और उसकी आंखों में देखते हुए बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, पहली बात याद रखो, कोई तुम्हें कुछ भी बोले तुम्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, तुम्हारी ज़िंदगी उस पल ही मेरी हो गई थी जब मेरी नज़र तुम पर पहली बार पड़ी थी। उसके बाद से तुम पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा हक है। कोई क्या कहता है इसके बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं। नूर हैरानी से विलन को देखती रही। वो आगे बोला, तुम अपने और मेरे मकसद के चलते मेरे पास हो। और रही बात एंकलेट की, तो कहा था मुझे उसे जिसे देने का मन करे मैं दे सकता हूँ। यहाँ कोई ऐसा नहीं जो मुझसे सवाल करे और मैं उसे जवाब दूँ। समझ में आई बात? विलेन के एक्सप्रेशन इस वक्त काफ़ी सीरियस लग रहे थे। वो अक्सर नूर के सामने मुस्कुराता रहता था, चाहे बात इतनी ही बड़ी क्यों ना हो, मगर अब उसके सीरियस एक्सप्रेशन देख नूर का शरीर जैसे काँप रहा था। नूर की धड़कनों का शोर विलेन को अपने कानों में साफ सुनाई दे रहा था। वो दोनों इस वक्त इतने करीब थे कि सांसें भी आपस में घुल रही थी। नूर अब तक स्लैब से लग चुकी थी और विलेन उस पर झुका हुआ था। उसकी नज़रें नूर की फरफराते होठों पर थी। नूर कुछ समझ पाती उससे पहले ही विलेन ने झुककर नूर के होठों को हल्का सा छुआ और
अगले पल उससे दूर हो गया। नूर आंखें फाड़े विलेन को देख रही थी, मगर विलेन बेफिक्र होकर उसकी आंखों में देखकर बेहद प्यार से बोला, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा कोहिनूर। अगले पल नूर ने उसे खुद से दूर धकेला और वहाँ से भाग गई। उसे अपनी धड़कनों का शोर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका दिमाग इस वक्त बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। विलेन की बातें, उसकी हरकतें उसे समझ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे विलेन के होठ अब भी उसके होठों पर हो, जबकि विलेन ने सिर्फ उसके होठों को छुआ था। उसमें 1 सेकंड से भी कम समय लगा था, मगर नूर ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इधर नम्रित ने उन दोनों को देखकर गुस्से से कहा, अपनी बंदूक नीचे करो। वेन्यू हॉल में विलेन मौजूद है। तुम्हारी ये हरकत तुम्हारी जान पर महंगी पड़ सकती है। लेकिन रेड्डी और लाला जो गुस्से में पागल थे, उन्होंने अगले ही पल अपनी ट्रिगर पर उंगली दबा दी और दूसरे पल उसके कमरे में 2 की जगह 5 गोलियां चलने की आवाज़ गूंजी। उधर नूर विलेन से भागकर ना जाने किस कोने में आ गई थी और वो कुछ समझ पाती उससे पहले एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचते ही एक हाथ ने उसे कमरे के अंदर खींच लिया। एक दर्दनाक चीख पूरे कमरे में गूंजी। रेड्डी, लाला और साथ में नम्रित की आवाज़ भी उस चीख में शामिल थी। नम्रित, जिसके दोनों कंधों पर रेड्डी और लाला की गोली लगी थी, वो पीछे सोफे पर गिरा दर्द भरी नज़रों से दरवाजे की ओर देख रहा था, जहाँ खड़ा विलेन सुर्ख लाल आंखों से रेड्डी और लाला को घूर रहा था। दोनों के घुटने में गोली लगी थी जो विलेन की गन से निकली थी। दोनों अब दर्द से कराहते हुए ज़मीन पर गिरे। विलेन की नज़रें नम्रित पर गई। वो कमरे में अंदर आया। उसे वहाँ देख रेड्डी और लाला के दर्द के साथ डर से भी सांस सूखने लगी। विलेन गुस्से से उसकी ओर बढ़ा और सामने जाते हुए एक जोरदार लात दोनों के सीने पर मारी। दोनों दर्द से कराहते हुए पीछे की ओर गिरे और विलेन गुस्से से गरजा, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि मेरे अड्डे पर होते हुए मेरी आदमी को गोली मारी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे नज़र उठाकर देखने की? तुम्हारी औकात चने खरीदने की नहीं और ड्रग डील करने आए हो? मछली बाजार समझ रखा है। विलेन ने अपना एक पैर रेड्डी के जख्मी घुटनों पर रखा और उस पर दबाते हुए अपनी सुर्ख आंखों से उसे घूरते हुए चिल्लाया, और तू क्या कहा था तूने? मैं तो तेरा वफादार कुत्ता हूँ विलेन। विलेन अजीब तरीके से मुस्कुराया। लाला ने तो रेड्डी की हालत देखते ही खुद को पीछे की ओर घसीटते हुए शुरू किया, मगर रेड्डी जो उसके पकड़ से छूट नहीं पाया, वो दर्द से कराहते हुए विलेन को देख बोला, विलेन प्लीज़ अपना पैर हटा लो, बहुत बहुत दर्द हो रहा है, जान निकल रही है मेरी, प्लीज़ माफ़ कर दो विलेन, गलती हो गई मुझसे। मगर विलेन कहाँ पीछे हटने वाला था। उसने उसके सीने पर अपना दूसरा पैर रखा और घुटने मोड़ उसके चेहरे के करीब होकर गुरूर के साथ बोला, गलती हो गई है तुझसे रेड्डी। मुझे अपनी चीज़, अपने लोगों पर किसी के जिस्म की छुई हुई हवा नहीं पसंद, और तुमने तो मेरे खास आदमी को गोली मारी। गलती की है तो सज़ा भी भुगतेगा ना। और अगले पल विलेन ने हाथ बढ़ाकर बगल में रखे कॉफ़ी टेबल को उठाकर सीधे रेड्डी के मुंह पर दे मारा। रेड्डी का चेहरा पूरी तरह जख्मी हो गया। चारों ओर बस खून फैला शुरू हो गया था। रेड्डी दर्द से चीख रहा था। एक तो उसके घुटने पर दबाव था, दूसरा उसके सर और चेहरे पर जो जख्म थे उसमें उसे बेपनाह दर्द हो रहा था। लाला की तो रेड्डी की हालत देख पतलून गीली हो गई थी। वो वहाँ से उठता उससे पहले ही विलेन ने सोफे को घसीटते हुए दरवाजे से लगा दिया। लाला जो मुश्किल से खड़ा हुआ था एक बार फिर ज़मीन पर गिरा और विलेन उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, तुझे एक बात पता है लाला? उसकी आवाज़ अचानक से नॉर्मल हुई, लेकिन ये चीज़ भी अब लाला को डरा रही थी। वो काफ़ी सालों से इस फील्ड में था और विलेन को तो सभी अच्छे तरीके से जानते थे। उसका ये नॉर्मल बिहेवियर अगले पल कौन सी कयामत लेगा ये सब जानते थे। लाला ने घुटने पकड़े और अपने कदम पीछे लेते हुए उसे देख डरकर बोला, प्लीज़ विलेन छोड़ दो मुझे, माना हमें गोली नहीं चलानी चाहिए थे। विलेन पर गुस्से में हो गया, और ये तेरा आदमी ये भी डील सही से करने को तैयार नहीं था। विलेन हमारी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ हमें छोड़ दो। विलेन उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए हंसता है,
उसकी हंसी भी इतनी डरावनी थी कि लाला के जिस्म में डर की लहर दौड़ गई। अगले पल झटके से विलेन ने लाला के सर को दीवार से दे मारा और उसे पीछे की ओर जमीन पर गिराता हुआ स्मर्क कर बोला, तुझे पता है लाला, मुझे तेरे जैसे लोग बहुत पसंद है। तुम ही लोगों से तो मेरा असली एंटरटेनमेंट होता है। जो लोग अपनी गलतियों का पिटारा किसी और पर डालकर खुद की गलती से बचकर भागना चाहते हैं, उन्हें तड़पाकर मौत देने में बहुत मज़ा आता है। उसने एक नज़र रेडी को देखा और अगले पल उसके माथे के बीचों बीच सूट कर सर्द आवाज़ में बोला, ये बेचारा रेडी, इसने अपनी गलती मान ली और शायद मौत भी इसे हजम हो गई। लेकिन तुम जैसे लोग, तुम्हें सिर्फ तरफ भरी मौत ही रास आती हैं। वो घुटनों को मोड़ लाला के सर के पास बैठा। लाला ने अपना सर ना में हिलाया। उसके सर से काफ़ी खून बह रहा था। वो खुद को संभाल पाता उससे पहले ही विलेन ने दोबारा उसके बालों को मुट्ठी से भरा और बेरहमी से उसके सर को ज़मीन पर पटकने लगा। उसका सर बुरी तरह से फट गया और वहाँ जैसे खून की नदियाँ बहने लगी। ये चीज़ें नम्रता के लिए कोई अलग बात नहीं थी, लेकिन फिर भी विलेन की बेरहमी उसने अपना चेहरा मोड़ लिया। उसे अपने कंधों में काफ़ी तेज़ दर्द महसूस हो रहा था। उसने उठने की कोशिश की मगर खुद को संभाल नहीं पाया और एक बार फिर सोफे पर गिर गया, जिससे उसकी दर्द भरी आह निकल गई। विलेन के हाथ अचानक से रुक गए। उसकी नज़रें लाला पर थी, जिसका शरीर देखने लायक भी नहीं बचा था। उसकी मौत तो कब की हो चुकी थी। विलेन अपनी जगह से उठा और नज़रें नम्रता पर की, जिसके चेहरे पर दर्द उभर कर नज़र आ रहा था। विलेन उसकी ओर बढ़ता हुआ शांत मगर हल्के एक्सप्रेशन लहजे में बोला, तुम जैसे लोगों के हाथ में सिर्फ खिलौने वाली बंदूक शोभती हैं, क्योंकि असली बंदूक की गोलियां तो तुम्हें दीवार पर दागनी होती हैं। नम्रता कुछ बोला नहीं। उसने अपना सर झुका लिया, जानता था कि गलती उसकी भी है। विलेन ने आगे बढ़कर नम्रता को उठाने में मदद की। वहाँ तुरंत ही 2 आदमी आए और नम्रता की मदद करते हुए उसे वहाँ से पीछे के रास्ते से लेकर चले गए। इधर नूर किसी अंधेरे कमरे में खुद को किसी अनजान की पकड़ से बचाने के लिए छटपटा रही थी। वो आदमी जिसने उसे कमरे के अंदर खींचा था, उसका एक हाथ नूर की कमर पर था और दूसरे हाथ से उसने नूर के मुंह को दबाया था और उसे पीछे की ओर खींच रहा था। नूर पूरी तरह से घबरा गई थी। वो जानती थी ये विलेन नहीं है और कमरे में अंधेरा की वजह से वो उस आदमी का चेहरा नहीं देख पा रही थी। उसे छटपटाता देख वो आदमी हंसकर बोला, ओह बेबी, व्हाई आर यू स्ट्रगलिंग लाइक दिस? तुम तो मुझे जानती हो, इट्स मी विधाता। हम इंटरेस्ट पर मिले थे। बोलते हुए अगले पल विधाता ने नूर को बेड पर पटका। नूर की चीख निकल गई। उसे अंधेरे में विधाता का चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर वो परछाई जो उसकी ओर आ रही थी उसे देख वो घबरा रही थी। मगर वो खुद को संभाल गुस्से से चिल्लाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने मुझे यहाँ क्यों बंद किया? लेट मी गो। अगर अगले पल विधाता ने उसका पैर पकड़कर उसे बेड पर गिराया और उसके ऊपर आते हुए बोला, डोंट बिहेव लाइक कि तुम्हें कुछ पता नहीं। हम एक साथ रात बिताने वाले हैं बेबी, एंड आई नो इट्स नथिंग फॉर यू। वो नूर के ऊपर झुक रहा था। उस कमरे में एक रेड डिम लाइट जल रही थी। नूर उसका चेहरा पहचान सकती थी और उसकी आंखों में अपने जिस्म की हवस देख सकती थी। उसके होठों से अनायास ही निकला, हाउ कुड यू लाइक दिस विधाता अंकल? आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो विधाता को खुद से दूर करने के लिए कसमसा रही थी, मगर विधाता का सारा वजन उसके जिस्म पर ही था। वो उसके ऊपर से हटने को तैयार नहीं थे। विधाता का हाथ नूर को अपने जिस्म को टटोलता हुआ महसूस हुआ। उसे घिन आ रही थी। वो दोबारा कुछ बोलते उससे पहले ही विधाता का दूसरा हाथ उसके मुंह पर आया। नूर छटपटाने लगी। विधाता के होठ नूर के गर्दन पर फिरने लगे और वो उसके सीने की ओर बढ़ते हुए बोले, डोंट कॉल मी अंकल बेब, वी आर द सेम बेड। वो 2 पल रुक उसके ड्रेस को कंधे से नीचे कर उसे चूमते हुए हस्की वॉइस में बोले, एज ही तो ज़्यादा है तुमसे, थोड़ा सा
पर स्टेमिना तुम्हारे विलन को टक्कर देने वाला है। जब से तुम्हें उसके साथ देखा था तब से तुम्हें पाने की चाह थी, अब चाहत पूरी होगी। यू आर वेरी सेक्सी। नूर को अब गुस्से के साथ साथ रोना भी आ रहा था। ऐसा नहीं था कि उनसे लड़ नहीं सकती थी, मगर विधाता के साथ के कुछ फ्लैशेस उसके दिमाग में थी। जब विधाता नूर की अपनी बेटी की तरह केयर कर रहे थे, उसके पास्ट में विधाता उसके बाप की तरह थे, मगर जिस विधाता को वो सामने से देख रही थी वो तो कोई हबसी दरिंदा दिख रहा था, जिसके होठ उसे अपने सीने पर महसूस हो रहे थे। एक हाथ से विधाता ने नूर के दोनों हाथ को जकड़ कर ऊपर से बेड पर से प्रेस किया और दूसरे हाथ से उसके मुंह को दबाए, पैर से पैर अड़ाकर अपनी लोअर बॉडी को उसकी बॉडी पर फोर्स करते हुए उसके जिस्म को चूम रहा था, उसे बाइट कर रहे थे। उसके टच ने नूर को घिन आ रही थी, मगर विधाता के नीचे दबी वो कुछ कर नहीं पा रही थी। और अचानक उसके दिमाग में एक नाम गूंजा, हीरो। मुसीबत के समय उसे विलन का चेहरा नजर आया और साथ ही उसकी बातें। नूर की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मन ही मन रोते हुए बोली, प्लीज़ हीरो, प्लीज़ आ जाओ, सेव मी हीरो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ हीरो आ जाओ। उधर उस कमरे से निकलकर विलन सीधा हॉल में आया, जहां पार्टी अभी भी चल रही थी। ऊपर क्या हुआ इस चीज़ से सभी अनजान थे। विलन की नज़रें इस वक्त नूर को ही ढूंढ रही थी। उसे काफ़ी बेचैनी सी लग रही थी। एक किनारे में विलन की नज़र सारांश पर पड़ी। वो सीधे उसके पास गया और नज़रें इधर उधर फिराते हुए बोला, अंश, पूर्वी कहाँ है? सारांश अपनी जगह से उठकर बोला, भाई, वो नमृत के साथ गई है। विलेन ने सर हिलाया और 2 पल रुककर सारांश को देख बोला, तुमने कोहिनूर को देखा क्या? वो वॉशरूम से इधर ही आई थी। सारांश कुछ सोचते हुए बोला, भाई, वो इधर नहीं आई। उर्मी को वेन्यू से बाहर जाते देखा था मैंने, पर नूर का हॉल में नहीं आई। विलन का चेहरा सीरियस हो गया। उसने झट से मास्क के चेहरे से उतारा और सारांश को देखता हुआ सर्द आवाज़ में बोला, वो इधर नहीं आई तो कहाँ गई? ये जगह अनजान है उसके लिए, तो वो जा कहाँ सकती है? उसे नूर की फिक्र हो रही थी। अगर उस वक्त नमृत के पास जाना जरूरी ना होता तो वो नूर को अकेला बिल्कुल ना छोड़ता। उसे नूर की फिक्र करता देख सारांश उसके कंधे पर हाथ रख बोला, भाई, फिक्र मत करिए, आपकी परमिशन के बिना वो बाहर नहीं जा सकती। सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है और सभी चौकन्ने हैं। वो वेन्यू में ही है कहीं, शायद विधाता के पास हो। उसे अकेला देख विधाता ने अपने पास बुला लिया होगा। विलन के दिमाग में कुछ खटक रहा था। उसने हॉल में नज़र फिराई तो विधाता भी वहाँ नहीं थे। उसने तुरंत सारांश से कहा, तुम विधाता को ढूंढो, मैं मेरी कोहिनूर को देखता हूँ। दोनों में से कोई मिले तो कॉल करना मुझे। सारांश ने सर हिलाया। विलन वहाँ से तुरंत पीछे की तरफ गया, क्योंकि उसे लग रहा था नूर हॉल में नहीं है। विलन की गुस्से से अब नसें उभरने लगी थी। उसकी डार्क पर्पल ब्लू आइज अब गुस्से से लाल होने लगी। वो कॉरिडोर से तेज़ी से क्रॉस होता हुआ खुद से ही लहजे में बोला, कुछ ऐसा मत कर देना कोहिनूर कि मैं अपना आपा खो दूँ। इतने इंतज़ार के बाद मिली हो तुम, वो भी किसी अनजाने मकसद के चलते। जानता हूँ डेंजरस हो तुम मेरे लिए, बट स्टिल आई वांट यू। प्लीज़ दूर जाने की सोचना भी मत, वरना जो मैं करूँगा वो ना तुम्हें पसंद आएगा ना मुझे। उसने अपने बाल में हाथ फेरा और वहाँ से कॉरिडोर से गुजरता हुआ हर कमरे को देखने लगा, मगर हर कमरा खाली था। उसे नूर की फिक्र हो रही थी और उस पर गुस्सा भी आ रहा था। वो एक बार फिर से गुस्से से मुठिया कसता हुआ बोला, कहाँ हो तुम कोहिनूर? क्यों मेरे गुस्से की आग में पेट्रोल डाल रही हो? सामने आ जाओ, वरना कुछ बुरा हो जाएगा। वो एक कमरे के बाहर रुका और किसी को कॉल कर बोला, फर्व, वेन्यू पर पहुंचो और जल्द से जल्द सारांश से मिलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ओके, पर मगर विलन ने बिना कुछ कहे सुने कॉल काट कर उस कमरे को छोड़ आगे कमरे के चेक करने लगा, मगर वो अनजान था कि उसी कमरे में नूर थी जिसने उसकी आवाज़ सुन ली थी। विधाता का ध्यान उस ओर नहीं गया। उन्होंने एक झटके से नूर की ड्रेस कंधे से खींच दी, जिस वजह से उसकी ड्रेस फट गई और उसका सीना विधाता की नज़रों के सामने था। नूर की आंखें बड़ी हो गई, आंसुओं से उसकी आंखें लाल हो गई थी।
वो चीखने चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, मगर आवाज़ विधाता के हाथों तले दब रही थी। मगर विलेन की आवाज़ सुन उसे थोड़ी हिम्मत मिली। विधाता को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था। वो तो अब नूर के सीने पर टूट पड़े थे और मदहोशी में बोले, यू आर वेरी यमी। पर अगले पल जोर से चीखे और अपने प्राइवेट पार्ट पर हाथ रख बेड के दूसरे ओर गिरे। नूर तुरंत से बेड से उठी और एक कुशन उनके ऊपर फेंक गुस्से में और नफरत में बोली, आप जैसे घटिया आदमी को तो मर जाना चाहिए था, और यहाँ से निकलकर आपको जीने लायक तो छोड़ूंगी नहीं मैं। आपका बेटा वो हीरो बाहर ही है, मैं उसे सब बता दूंगी। नूर ने अपने आंसू पोंछे और गुस्से को संभालते हुए दरवाजे की ओर भागी। विलन का नाम सुनते ही विधाता की आंखें बड़ी हो गईं। वो खुद से घबराए हुए बोला, नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। विलेन को कुछ पता नहीं चल सकता। वहीं विलेन उस कॉरिडोर से पास हो रहा था कि उसे चीख की आवाज़ आई। वो हैरानी से उस कमरे की ओर बढ़ा। उधर नूर कमरे का दरवाज़ा खोलती उससे पहले ही विधाता ने उसका मुंह दबाया और दूसरे हाथ से नूर की कमर पकड़ी। नूर की आंखों में घुटन साफ नजर आ रही थी। विधाता उसे ऐसे ही पीछे घसीटते हुए बोले, मेरे बेटे के नाम की धमकी देगी तू मुझे? उसकी रातें रंगीन करती है तो कुछ नहीं, वो पैसे दे रहा है तो तू सब करेगी, और मैं करूँ तो परेशानी है? अरे मैं तो उसके पैसों के मशीन हूँ, तो वो क्या बिगाड़ेगा मेरा? लेकिन अब तो तू नहीं बचेगी। नूर बुरी तरह से छटपटा रही थी। वो अपने पैर हाथ मार रही थी और इस चक्कर में कई चीज़ें गिर रही थी। शोर भी हो रहा था। उधर विलन की परछाई दरवाजे के पार देख नूर और विधाता दोनों की आंखें बड़ी हो चुकी थी। 2 पल रुक विलन ने दरवाज़ा खोला तो सामने का नज़ारा देख वो खुद हैरान था और सामने विधाता को देख बोला, विधाता, ये आवाज़ आप इस कमरे में हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ हुआ है क्या आपको? आप ठीक तो है? उसकी नज़रें सामने विधाता पर थी, जिन्होंने कान से फ़ोन लगा रखा था और चेहरे पर गुस्सा था। उन्होंने कॉल को म्यूट किया और विलन को देख बोले, अरे कुछ नहीं, एक डीलर से बात हो रही थी, उसकी बकवास से गुस्से में चीख दिया था और सामान भी गिर गया। यू नो माई एंगर राइट, देयर इज़ नथिंग एल्स। विलन के चेहरे पर हैरानी अभी भी थी। विधाता दोबारा बोले, विलन डोंट वरी, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, तुम बाहर जाओ प्लीज़। विलन ने एक नज़र पूरे कमरे को देखा मगर कुछ समझ नहीं आया उसे। वह सर हिलाकर बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसे जाता देख विधाता ने फ़ोन बेड पर फेंका और गहरी सांस ली और विलन के वहाँ से जाते ही दरवाज़ा लगा दिया और एक ठंडी आह भरते हुए दरवाजे से सर लगाकर बोले, शुक्र है बच गया, वरना आज तो कहीं का नहीं रहता। वक्त रहते उस लड़की को वॉशरूम में नहीं धकेलता तो। अचानक उन्हें कुछ याद आया और वो दरवाजे से सर हटाकर बोले, वो लड़की, उसका सर दीवार से लगा था, बेहोश तो नहीं हो गई या मर गई तो नहीं? ऐसा वो बोलते हुए पीछे पलटे कि एक जोरदार चीख दोबारा होठों से निकली और वो ज़मीन पर गिरे। सामने नूर को देख उसकी आंखों में हैरत थी। उसके चेहरे पर एक कपड़ा था जिससे उसका चेहरा नहीं मगर मेटालिक ग्रे आंखें दिख रही थीं जो गुस्से से लाल थी। उसके सर से खून बह रहा था, जो चोट शायद वॉशरूम में लगी थी और हाथ में पकड़े आवाज़ से उसके भी विधाता के सर को जख्मी किया था। उसके सर से भी खून बह रहा था। नूर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो आवाज़ को उसके सर के पास फेंक नफ़रत से बोली, आपकी सच्चाई आपके बेटे को बता कर रहूँगी मैं। उसने दरवाजे खोलने के लिए कदम बढ़ाया कि विधाता ने रास्ते में पैर अड़ा दिए। नूर का जख्मी सिर ही दरवाजे से टकराया। दर्द की एक आह निकल गई उसके होठों से। विधाता तुरंत खुद को संभाल उठे और उसे पीछे की ओर ढकेल गुस्से में बोले, तुझे क्या लगता है तू भाग जाएगी यहाँ से? विलन को सारा सच बता देगी तो क्या ही हो जाएगा? नूर ने अपना सर पकड़े हैरानी से उसे देखा। विधाता उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए शैतानों की तरह हंसकर बोले, वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा मेरा, बल्कि वो खुद मेरे हवाले सौंप देगा तुझे। बाप हूँ मैं उसका, हर चीज़ में वो मेरा साथ देगा। इस बीच मौत तो तुझे ही मिलेगी नूर, इसलिए चुपचाप जा मेरे पास। वो नूर की ओर बढ़े। नूर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे इतना तो मालूम था कि विलन की ज़िंदगी में विधाता की बहुत अहमियत है, मगर क्या सच में विलन उसका साथ नहीं देगा?
इस बात पर वो कंफ्यूज थी। इसी बात का फ़ायदा उठाकर विधाता ने उसे दबोचना चाहा कि एक बार फिर नूर ने जोरदार लात उसके सीने पर मारी। वो दूर जा गिरे। नूर उन्हें देख गुस्से से बोली, वो मदद करे या न करे, मैं खुद को आपको छूने भी नहीं दूंगी। खुद को बचाने के लिए मैं काफ़ी हूँ। वो तुरंत दौड़कर दरवाजे की ओर बढ़ी। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। वो इस वक्त बहुत डर रही थी। धड़कनें बढ़ी हुई थी, होठ सूख रहे थे और शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। वो इस वक्त बुरी तरह से कांप रही थी, मगर हिम्मत कर उसने दरवाज़ा खोला। विधाता ने उसे पकड़ना चाहा, मगर नूर उसकी पकड़ से बच निकली। विधाता की डर से हालत खराब थी। नूर को तो कह दिया था कि विलन उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, पर जो जुनून उन्होंने विलन की आंखों में नूर के लिए देखा था, वो उसकी जान लेने से पहले शायद कुछ सोचता भी नहीं। वो तुरंत नूर के पीछे दौड़ा। उसकी आंखें तब डर से फैल गई जब उन्होंने नूर को विलन की हुई दिशा में जाते देखा। विधाता को कुछ समझ नहीं आया। वो चिल्लाते हुए दूसरे कॉरिडोर के पास रहे। विलन को उसकी आवाज़ आ जाती उसकी नज़र एक और गई। उन्होंने एक नज़र नूर को देख तुरंत उस स्विच बोर्ड से सारी लाइट्स ऑफ कर दी। अंधेरा होते ही नूर अपनी जगह पर ठिठक कर रह गई। उसके आंसू और तेज हो गए। उसने पीछे देखा तो विधाता की परछाई अपनी ओर आती दिखी। उसे पता नहीं था कि बस कुछ कदमों की दूरी पर ही टर्न होते उसे विलन मिल जाता। डर से उसकी सांसें फूल रही थीं। वो विधाता के चंगुल में दोबारा नहीं फंस सकती थी। उसे खुद को किसी तरह से बचाना था। विधाता, जिन्हें मालूम था कि विलन नूर से कुछ दूरी पर ही है, उन्होंने अपने कदम तेज कर दिए ताकि विलन को जरा सा भी शक न हो, उससे पहले वो नूर को वहाँ से ले जाए। नूर विधाता की तेज कदमों को देख घबरा गई। उसने अपने कदम तेजी से आगे की ओर बढ़ाए, मगर आगे की तरफ वो किधर जाए समझ नहीं आ रहा था। वो सामने जाती तो पकड़े जाने के चांसेस ज़्यादा होते। उसने तुरंत बाईं ओर कदम मोड़े। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उधर विलन, जो लाइट ऑफ होता देख अपनी जगह पर रुक गया था, वो जैसे ही पीछे आ रहा, अचानक नूर उसके सीने से टकराई। नूर की खुशबू, उसकी सांसें, बढ़ी हुई धड़कनें, ये चीज़ काफ़ी थी विलन को एक पल में ये बताने के लिए कि उसके सामने कोई और नहीं, नूर है। विधाता की नज़र उन दोनों पर पड़ी तो वो तुरंत अपने कदम पीछे ले लिए, पिलर के पीछे छुप गए। उधर नूर ने सामने किसी आदमी को खड़ा देखा तो उसे लगा दोबारा विधाता है। उसकी आंखों से आंसू और ज़्यादा तेज हो गए। वो रोते हुए अपने कदम पीछे लेकर बोली, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मेरा जिस्म कोई खिलौना नहीं जिसे खेलने की ख्वाहिश है आपकी। मैं जीती जागती इंसान हूँ। इमोशंस हैं मुझ में, दर्द होता है मुझे। ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कोई खिलौना नहीं जिसे कोई एक इंसान खेल कर दूसरे को दे दे। मुझे पता है वो आपका साथ देगा, लेकिन प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। उसे ये चीज़ जानकर दुख हो सकता है। प्लीज़ मेरे साथ ये सब मत करिए। आई रिक्वेस्ट यू। नूर रोते हुए अपने कदम पीछे ले रही थी। अब तक उसने काफ़ी हिम्मत दिखाई थी, लेकिन अब बार बार विधाता को सामने आता देख उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसे अपनी ही किस्मत पर रोना आ रहा था। कहाँ वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए विलन के पास आई थी, और अब जो उसके साथ हो रहा था वो उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। इससे बढ़िया तो उसकी जान ले ली जाती तो उसे मंजूर होता। नूर की बात सुन विलन अपनी जगह पर खड़ा ठिठक कर रह गया। उसे समझ नहीं आया नूर को हुआ क्या है और वो रो क्यों रही है। उसकी बातें और विलन के सर के ऊपर जा रही थी। वो तुरंत नूर की ओर हाथ बढ़ाकर बोला, कोहिनूर, इट्स मी। तुम इतना डर क्यों रही हो और रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया? कोहिनूर, मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ। लेकिन नूर इस वक्त इतनी डरी हुई थी कि ना वो विलन को पहचान पा रही थी, ना उसकी आवाज़ उसके कानों में जा रही थी। वो बस रोते हुए अपने कदम पीछे ले रही थी। वो रोते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास मत आइए, मुझे मत छूइए प्लीज़। पहले ही आपने मुझे बहुत जख्म दे दिए हैं, प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे। नूर बेतहासा रो रही थी। विलन का दिल उसके लिए रोने की आवाज़ सुन जैसे धक्सा रह गया। वो नूर की ओर बढ़ रहा था और नूर उतनी ही तेज़ी से अपने कदम पीछे ले रही थी।
वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि विलेन उसे छुए ना, लेकिन विलेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था और अब नूर की हरकतों से वो परेशान भी हो गया था। उसने आगे बढ़कर नूर को कमर से थामा और झटके से अपने बिल्कुल करीब कर अंधेरे में ही उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, कोहिनूर शांत हो जाओ, मैं हूँ, इतना डर क्यों रही हो। नूर अब और ज़्यादा पैनिक करने लगी। वो अपने हाथ विलेन के सीने पर मारते हुए छूटने की कोशिश कर बोली, प्लीज़ प्लीज़ दूर हो जाओ मुझसे, मुझे छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़, आई प्रॉमिस मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। वैसे भी यहाँ से जाना चाहती हूँ, चली जाऊँगी यहाँ से, लेकिन प्लीज़ छोड़ दो मुझे, मेरे साथ खिलवाड़ मत करो। विलेन को अब नूर की हरकतों पर चिढ़ आ रहा था। उसने नूर के बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ा और उसके चेहरे को अपने करीब कर दांत पीसते हुए बोला, कोहिनूर कंट्रोल योर सेल्फ, इट्स मी योर हीरो। तुम इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही हो, मेरी बात सुनो, पहचानो मुझे, होश में आओ कोहिनूर। नूर जैसे उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसने दोबारा विलेन को खुद से दूर झटका और रोते हुए आवाज़ में बोली, हाँ तुम जो कोई भी हो, लेकिन मेरी मदद तो नहीं करोगे ना, तुम उसका साथ नहीं दोगे। उन्होंने कहा था कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ोगे और मुझे उसके हवाले कर दोगे, उन्हें मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने दोगे। तुम मुझे नहीं बचा सकते, तुम भी उसके साथ हो, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, जाने दो यहाँ से। नूर दोबारा रोते हुए पैनिक कर रही थी। विलेन की भौहें तन गई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। वो इतना तो समझ चुका था कि नूर के साथ किसी ने बदसलूकी करने की कोशिश की है, जिस वजह से नूर इतनी डरी हुई है। उसने दोबारा नूर की कलाई पकड़कर मरोड़ते हुए कमर से लगाई और उसे अपने बिल्कुल करीब कर फिक्र से बोला, कोहिनूर प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ इस तरीके से बिहेव करना बंद करो, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें और मेरे होते हुए कोई कुछ नहीं कर सकता। नूर दोबारा रोते हुए बोली, नहीं, वो बोल रहे थे तुम मुझे उसके पास भेज दोगे, प्लीज़ मुझे नहीं जाना, वो मुझे बुरी तरीके से टच कर रहे हैं, वो मुझे अपने होठों से छूते हैं, काटते हैं, मुझे बहुत दर्द होता है, वो मेरे साथ, वो मेरी इज्जत, मेरी डिग्निटी को छीनना चाहते हैं, तुम भी उसके साथ मिले हो, सब बुरे हैं यहाँ। नूर अब आगे बोल नहीं पा रही थी। उसे जैसे एक बार फिर से वो दर्द अपने शरीर में महसूस हो रहा था। विलेन उसके हाथों की मुठ्ठियाँ कस गईं। उसने तुरंत नूर को कसकर अपने सीने से लगाया और बोला, कोहिनूर मैं तुम्हें खुद से दूर कहीं नहीं जाने देने वाला, तुम सिर्फ मेरे पास रहोगी और किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें दोबारा आंख उठाकर देखने की। प्लीज़ शांत हो जाओ कोहिनूर और बताओ मुझे वो आदमी कहाँ है। नूर अभी डर से काँप रही थी। उसका रोना बढ़ता ही जा रहा था और वो रोते हुए पिलर की तरफ इशारा किया। विधाता जो पिलर से छिपकर अंधेरे में ही सामने का नज़ारा समझने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने जैसे ही नूर की उंगली अपनी ओर पॉइंट होती देखी, उसकी आंखें हैरत से फैल गई। वो तुरंत पीछे पिलर की ओर हो गया। गहरी सांस लेते हुए बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर विलन ने मुझे यहाँ देख लिया तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। पहले ही वो इस लड़की के लिए पागल हो चुका है। मुझे यहाँ से भागना होगा। विलन ने नूर की उंगली को उधर पॉइंट होता देख तो उसकी आंखें गुस्से से जल उठी। उसने नूर को खुद से दूर किया और गाल पर हाथ रख बोला, कोहिनूर प्लीज़ बस 2 मिनट के लिए यहाँ रुकना और यहाँ से बिल्कुल ना हिलना मत जब तक मैं नहीं आ जाता। नूर उसके कोट को हाथ में जकड़ कर बोली, नहीं प्लीज़, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम जाओगे तो वो फिर से मेरे साथ वही सब करेंगे, प्लीज़ प्लीज़ डोंट लीव मी। विलेन ने नूर के चेहरे को थामा और उसके माथे पर अपने होठ रख उसके चेहरे को देखता हुआ बोला, कोहिनूर बिलीव मी, तुम्हें अब कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, प्लीज़ बस 2 मिनट के लिए खुद को संभाल कर यहाँ रुको, मैं तुरंत आता हूँ। और अगले पल विलेन उससे दूर होकर तेज़ी से उस पिलर की ओर बढ़ा। विधाता उस पिलर से भागने को हुए ही कि एक जोरदार लात उन्हें अपने पीठ पर पड़ी। ये कोई और नहीं, विलेन ही था। वो समझ चुके थे दर्द क्या ही एहसास होता है, लेकिन डर से उसकी धड़कन जरूर रुकने को थी। वो अपनी जगह से उठकर तुरंत भागने को हुई। उससे पहले ही विलेन ने उसके जैकेट को पीछे से जकड़ा और अपनी ओर उसके चेहरे पर मुक्के जकड़ते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि विलेन के अड्डे पर जाकर उसकी ही कोहिनूर को छुआ।
मैं उसे देखने वालों की आंखें निकाल लूं और तूने उसे गंदे हाथों से छुआ, उसे रुलाया, उसे इतनी तकलीफ दी, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विलेन लगातार विधाता को मुक्के जड़ते जा रहे थे। उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसके सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं, उसका खुद का बाप विधाता ही है। विधाता जानते थे कि विलेन को उसके बारे में मालूम नहीं। उन्होंने विलेन के पकड़ से अपनी कॉलर छुड़ाई और उसे धक्का देते हुए दोबारा भागने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही विलेन ने जोरदार मुक्का उसकी गर्दन पर मारा। विधाता दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिरे। विलेन ने उसके सीने पर अपने पैर रखे और दोबारा उसके बालों को पकड़कर मुक्के जड़ते हुए बोला, साले तेरी इतनी हिम्मत कि विलेन को धक्का दे। एक तो उसके कोहिनूर पर अपना हाथ डाला और अब सोच रहा है कि मैं तुझे जिंदा जाने दूं। गलतफहमी है तेरी, अब तो इस वेन्यू से तेरी लाश ही जाएगी। वो लगातार विधाता के सीने पर मुक्के जड़ता हुआ दोबारा बोला, तूने सोचा भी कैसे कि मेरे होते हुए तो उसे हासिल कर लेगा। सी इज माइंड टू सी, माइंड टू टच, माइंड टू फील, माइंड टू एडोर, माइंड टू किल और माइंड टू लीव। सी इज टोटली माइंड। उसकी सांसें, धड़कनें, उसका जिस्म, उसके आंसू, उसका सुख, उसका दुख सब मेरा होगा, मेरी वजह से होगा। यू आर नथिंग टू हर। विलेन इस वक्त काफ़ी गुस्से में आ गया था। नूर जो 2 कदम आगे बढ़कर अब विलेन को देख रही थी, वो दोबारा डर से थर थर काँपने लगी। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो विलेन को जाकर रोक सके। तभी आगे से 4 आदमी आए। नूर उनमें से किसी को नहीं पहचानती थी और ऊपर से वहाँ अंधेरा भी था। वो डर से 4 कदम पीछे हुई, लेकिन विलेन तो जैसे इस वक्त गुस्से में पागल हो गया था। वो बस गुस्से में विधाता के मुंह पर पंच मारे जा रहा था। विधाता के मुंह से बुरी तरह से खून निकल रहा था, जो अब विलेन के हाथों में भी लग चुका था। लेकिन विलेन को जैसे किसी चीज़ की खबर ही नहीं थी। उसकी सांसें चढ़ गई थी, धड़कनें शोर कर रही थी। गुस्सा तो था ही उसमें, लेकिन इस बात का डर भी था कि अगर नूर ठीक वक्त पर उसके पास नहीं पहुंचती तो ये आदमी जो उसके सामने था, वो ना जाने नूर के साथ क्या कर बैठता। और विलेन तो उधर नूर को ढूंढता ही जा रहा था। वो सामने से आ रहे 2 लोगों ने झट से विलेन को संभाला, मगर विलेन जैसे संभलने को तैयार नहीं था। उसने तुरंत उन लोगों को झटका और चिल्लाकर बोला, अगर बीच में आए तुम लोग तो तुम लोगों की जान लेने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। पर्व और सारांश, जाकर पहले लाइट ऑन करो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि विलेन की गुफा में घुसकर किसने रंग रलियां मनाने तक के सपने देख लिए। विधाता ने जैसे ही सुना, उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई। एक तो पहले ही विलेन ने उसका मार मार कर बुरा हाल कर दिया था, और अगर अब विलेन विधाता का चेहरा देख लेता तो जाने कौन सा बवाल होता। पर्व और सारांश जो विलेन को रोकने आए थे, उन्होंने जब विलेन के गुस्से को देखा तो खुद ही पीछे हो गए। जानते थे विलेन के गुस्से को कि अगर उन्होंने उसके गुस्से को बढ़ाया तो सच में वो उसकी जान लेने से पहले नहीं सोचेगा। उन्हें विलेन के पीछे खड़ी नूर की परछाई दिख रही थी, जिसके सुबकने की आवाज़ उसके कानों में आ रही थी। लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी नज़रें फेरी और तुरंत वहाँ स्विच बोर्ड ढूंढने लगे। सारांश के हाथ स्विच बोर्ड पर लगा। उसे झट से सारी लाइट्स ऑन की। सारांश और पर्व ने झट से उस ओर देखा जिधर विलेन इस वक्त विधाता की जान लेने को तुला था। उन दोनों ने जैसे ही विलेन के नीचे विधाता को देखा तो आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। पीछे खड़ी नूर भी डर से थर-थर कांपने लगी। उसके दिमाग में एक बार फिर से विधाता की बातें घूमने लगी कि विलेन उन्हें देखकर उन्हें कुछ नहीं करेगा, बल्कि नूर को ही उसके हाथों देगा। विलेन खुद तो हैरत में पड़ा ही था, जैसे दिल सामने विधाता को देखकर ही धड़कना भूल गया हो। नूर की आंखों से एक बार फिर से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए ही बोली, तुम मुझे उन्हें सौंप दोगे? वो मेरे साथ फिर से वही सब करेंगे? तुम भी उसके साथ मिल जाओगे? सब बुरे हैं यहाँ पर, सब मेरे साथ खेलना चाहते हैं। कोई मुझे समझता ही नहीं। मैं मर जाऊँगी लेकिन उन्हें खुद को छूने नहीं दूँगी। मुझे जाना है यहाँ से, प्लीज़। वो एक बार फिर से पैनिक कर रही थी। उसकी सांसें बिल्कुल चढ़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद को संभाला नहीं तो ये सांसें रुक जाएंगी। उसे अपने सामने सब कुछ धुंधला सा नज़र आ रहा था। आंखों से आंसू भी आ रहे थे और एकाएक आंखों के सामने अंधेरा छा गया।
इस कहानी का आगे का भाग आप लोगों को सुननी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, कहानी को प्रमोट कीजिए। आप लोगों की हेल्प से ही कहानी आगे बढ़ेगी। ऐसे में तो वॉइस ओवर करने का दिल भी नहीं करता, इतनी गर्मी है फिर भी करती हूँ।